नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss the previous year question paper CSIR Net Mathematics दिसंबर 2016 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी। भाई दिसंबर 2016 में पार्ट बी में CSIR नेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा के आए थे सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे भाई। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, एमएससी मैथमेटिक्स नेट एंड गेट क्वालिफाइड, 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, पार्ट बी का क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होता है भाई, एक ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए भाई, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स दे रखी है भाई, उसके बारे में पूछ रहा है ये कैसी मैट्रिक्स होगी। पॉजिटिव डेफिनेट होगी, नॉन नेगेटिव डेफिनेट बट नॉट पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट या नाइदर नेगेटिव डेफिनेट नॉर पॉजिटिव डेफिनेट होगी भाई। कैसी होगी उसके बारे में हमें बताना भाई। तो एक सिंपल सा फंडा है भाई। सबसे पहले अगर पॉजिटिव डेफिनेट पर काम करना है, इस टाइप की मैट्रिक्स दे रखी है तो उसके प्रिंसिपल माइनर्स देख लो भाई। प्रिंसिपल माइनर्स पर काम कर लो भाई। अगर वो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव आ जाते हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाती है भाई। अगर वो हमारे पास नेगेटिव के साथ स्टार्टिंग होगी, नेगेटिव के साथ स्टार्टिंग और अल्टरनेट अगर आ जाते हैं, अल्टरनेट आ जाते हैं तो नेगेटिव डेफिनेट होगी भाई। अच्छा, उससे पहले सबसे पहले तो एक चीज ध्यान से देखना भाई, क्या मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक दे रखी है। पहले काम तो ये करना है, तभी तो हमारे पास उसकी बाइलिनियर फॉर्म होगी और बाइलिनियर फॉर्म की तो हम तभी बता पाएंगे वो पॉजिटिव डेफिनेट, नॉन नेगेटिव डेफिनेट या फिर हमारे पास कैसी सेमी है या फिर हमारे पास किस टाइप की हमारे पास मैट्रिक्स है। क्लियर है। चलिए, यहां हम सबसे पहले बात करेंगे भाई किस पर, प्रिंसिपल माइनर्स पर। प्रिंसिपल माइनर्स कौन से होते हैं भाई। पहला 1 1 का जो प्रिंसिपल माइनर होगा जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज भी आ रही हो और 1 1 एंट्री भी आती हो, मतलब ये वाला 3 मेरे पास से जो फर्स्ट हमारे पास माइनर होगा भाई वो हो जाएगा A11। किसके बराबर है, 3 के बराबर, पॉजिटिव है। दूसरा प्रिंसिपल माइनर में अगर मैं बताऊं तो वो क्या होगा भाई, A11 के A12 A21 A22 के बराबर, ठीक है। प्रिंसिपल माइनर कौन से होते हैं, जिसके अंदर जिस माइनर के अंदर डायगोनल एंट्रीज कंटेन होती है, जिस माइनर के अंदर डायगोनल एंट्रीज के साथ मीन्स जो बीच वाला हिस्सा है वो कंटेन होता है, वो होता है प्रिंसिपल माइनर। इसको और देख लो भाई, डिटरमिनेंट कर लो भाई इसका। मेरे पास किसके बराबर आएगा भाई, 3 -1 -1 2। डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस और एक -1 तो 5 आ जाएगा, जो कि मेरे पास क्या ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है। अगर मेरे पास इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव आ जाता तो मेरा काम चल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा अगर सारे के सारे प्रिंसिपल माइनर्स अगर मेरे पास पॉजिटिव हैं तो वो मैट्रिक्स कैसी है, पॉजिटिव डेफिनेट है। डायरेक्ट हमें पॉजिटिव डेफिनेट इस मैट्रिक्स को बोल देंगे। दूसरा तरीका भाई, सारी की सारी आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स की निकाल लो। उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी रूट्स निकालनी पड़ेंगी और फिर वो रूट्स के बारे में हमें पता करना पड़ेगा वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। अगर सारी की सारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेफिनेट है, सारी की सारी नेगेटिव है तो नेगेटिव डेफिनेट है।
अगर मेरे पास उनमें से कोई जीरो है तो मेरे पास पॉजिटिव सेमी या पॉजिटिव सॉरी सेमी पॉजिटिव, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा सेमी नेगेटिव, या फिर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो मैं हम वहां बोल सकते हैं कि इनडेफिनेट, ना वो में हमारे पास नेगेटिव डेफिनेट है ना हमारे पास वो पॉजिटिव डेफिनेट है। ठीक है, अब तो माइनर के तरीके से जा रहे हैं, तो माइनर के तरीके से लास्ट में इसका डिटरमिनेंट और निकाल लेते हैं। यहाँ वैल्यू आई है मेरे पास किसके बराबर, 5 के बराबर, जो कि ग्रेटर देन 0 है। डिटरमिनेंट और निकाल लो भाई इसका, वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, 3 माइनस 1 0, माइनस 1 2, माइनस 1 0, माइनस 1 3। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट रो के कोरस्पोंडिंग एक्सपेंड कर दीजिए, 3 आ गया भाई। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 1 3। ठीक है, माइनस माइनस करके मेरे पास प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिटरमिनेंट निकालो भाई, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास रिमूव हो जाएगा, तो माइनस वन 0 3, और लास्ट वाला एंट्री मेरे पास क्या है, 0 है, तो उसके कोरस्पोंडिंग कोई माइनर नहीं आएगा। तो यहां से देख लो भाई, 3 आ गया मेरे पास, 6 माइनस क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, प्लस 1 करके मेरे पास क्या आ गया यहाँ से इनटू में -3, और इधर मेरे पास 0 आ गया, तो -3 आ गया। ये क्या आ गया भाई, 5 आ गया, 5 इंटू 3 15 आ गया, और यहाँ -3 आ गया, 12 आ गया, जो कि मेरे पास क्या ग्रेटर देन 0। तीनों के तीनों प्रिंसिपल माइनर मेरे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिक्स होगी भाई, पॉजिटिव डेफिनेट होगी। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई, इनकरेक्ट हैं। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे भाई। मेरे पास यहाँ कुछ सेट्स दे रखे हैं, B1 B2 B3 करके। ठीक है, R4 के मेरे पास ये सबसेट्स हैं, और ये पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा बेसिस बनेगा R4 की। बेसिस क्या होता है भाई, Li हो भाई, और एक ही काम हो जाए भाई। हमारे पास यहाँ R4 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हमें 4 Li वेक्टर मिल जाएं, किसी सेट के अंदर 4 Li वेक्टर मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा भाई। वो हमारे पास किसको फॉर्म कर देंगे भाई, बेसिस को फॉर्म कर देंगे। हमें ये देखना है कितने वेक्टर देखने हैं भाई, जितनी उसकी डायमेंशन है उतने Li वेक्टर देख लो भाई। जितनी हमारे पास वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है उतने Li वेक्टर देख लो, तो हमारा काम चल जाएगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, बेसिस आ जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं भाई B1 के अंदर देखो भाई, मैट्रिक्स मेरे पास इस तरीके से बनी है 1 0 0। मैट्रिक्स बना दो भाई, 4 वेक्टर है ना हमारे पास, 4 टपल्स की एक मैट्रिक्स बना दो। क्लियर है, तो इस तरीके से एज इट इज उनको रख दो। अगर ऐसे नहीं रख सकते तो इनका ट्रांसपोज करके रख लो भाई, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स बनानी है तो ऐसे ही रख लेते हैं भाई। यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 0 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 1 1 0, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, चारों 1 है हमारे पास, ये 4 वेक्टर हो गए भाई। ये मैट्रिक्स देख लो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरे पास क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो, मेरे पास ये कैसी मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है भाई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज की मेरे पास है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही मेरे पास आइगन वैल्यूज होती हैं, या वही हमारे पास क्या होती हैं भाई, उन्हीं जो डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट है वही मेरे पास डिटरमिनेंट के बराबर होता है। और यहाँ मेरे पास क्या है भाई, डायगोनल एंट्रीज कैसी हैं। अच्छा ये देख लेना, ये हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, क्योंकि लोअर एंट्रीज मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है। अपर ट्रायंगल के अंदर सारे की सारी 0 है। ठीक है ना, इसके अंदर उल्टा होता है, वो एक बार देख लेना, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर इनकी डेफिनेशन के अंदर उल्टा होता है भाई। जस्ट इतना छोड़ देते हैं, ट्रायंगुलर है मेरे पास समझने के लिए। अगर ट्रायंगुलर होती है तो चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उन्हीं का प्रोडक्ट मेरे पास डिटरमिनेंट के बराबर होता है।
तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट आएगा वो मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का क्या आया भाई, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये चारों के चारों जो वेक्टर हैं वो मेरे पास Li है, ठीक है। और R4 की डायमेंशन कितनी है, 4 है। इसका मतलब कोई भी 4 Li वेक्टर मेरे पास किसको फॉर्म करेंगे भाई, बेसिस को। तो B1 मेरे पास बेसिस बन गया। B2 के बारे में देखेंगे तो इसी तरीके से मेरे पास वहां भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज आएंगी वो इस तरीके से आ जाएंगी। एक बार चलो निकालते हैं भाई। मेरे पास फर्स्ट है वेक्टर है 1 0 0 0, नेक्स्ट है 1 2 0 0, उससे नेक्स्ट है 1 2 3 0, नेक्स्ट है 1 2 3 4। ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 2 3 4। प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 12 दूनी 24, 24 आएगा मेरे पास, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब चारों के चारों वेक्टर मेरे पास Li है, तो मेरे पास क्या करेंगे भाई, वो बेसिस को फॉर्म करेंगे। इसका मतलब B2 भी मेरे पास बेसिस बनेगा। B3 पर बात कर लेते हैं भाई। B3 के अंदर मैट्रिसेस बना दो भाई। यहाँ मेरे पास 2 आ जाएगा, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 1, ये आ गया भाई। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 0 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 5 0 0, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालोगे या वैसे इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे, मर्जी आपकी है, जैसा आप करना चाहो भाई वैसा कर सकते हो। तो अच्छा, डिटरमिनेंट पर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को अगर निकालना चाहते हो या फिर रो इक्विवेलेंट में कर लो भाई कन्वर्ट, आसानी रहेगी आप लोगों को। रो इक्विवेलेंट के अंदर अगर कन्वर्ट करोगे तो आसानी रह जाएगी भाई। या डिटरमिनेंट जाओगे तो 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो पहले ये 3x3 मीन्स 3x 3 के माइनर के अंदर ब्रेक होगी, उसके बाद ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर के माइनर के बराबर में हमारे पास ब्रेक होगी, और उसके बाद हमारे पास डिटरमिनेंट निकल कर आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भाई, डिटरमिनेंट, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट पर ही काम कर लेते हैं भाई। फर्स्ट रो के कोरेस्पोंडिंग एक्सपेंड कर दो भाई, तो इसका मतलब 1 आ गया मेरे पास है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में सॉरी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मेरे पास है रिमूव हो गया, तो यहां आ जाएगा भाई 0 1 1 1 0 0 5 0 0, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद माइनस आएगा 2 इंटू में मेरे पास क्या आ गया भाई, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम रिमूव कर दिया भाई, तो 0 1 1 2 0 0 और -5 0 0, ठीक है। देखो भाई, यहां से किसी एक रो के कोरस्पोंडिंग या किसी एक कॉलम के कोरस्पोंडिंग करते हैं भाई। या मैं सेकंड रो के कोरस्पोंडिंग करूंगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा है, मुझे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो सेकंड रो के कोरस्पोंडिंग कर दो भाई। मेरे पास 1 बाहर एज इट इज, इनटू में मेरे पास जो भी यहाँ एलिमेंट है वो आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में रख लो भाई, ठीक है। अब सेकंड रो के कोरस्पोंडिंग कर रहा हूं भाई, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 1 0 0, ये आ जाएगा भाई। उसके बाद बाकी की 2 जीरोज हैं तो उनको राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। -2 करके यहां अगर मैं किसकी कोरस्पोंडिंग कर लूं भाई, सेकंड कॉलम के सॉरी सेकंड रो के कोरस्पोंडिंग ही कर लेते हैं इसको भी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, इनटू में मेरे पास माइनर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से 1 1 0 0 सेम आ जाएगा भाई, ठीक है। इस तरीके से ये भी वैल्यू मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू ये क्या हो जाएगी,
1 इंटू 1 मेरे पास 1 रहेगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, सॉरी माइनस 0 इंटू 1 0। तो मेरे पास इंटू में ये क्या आ जाएगा 0। यहां भी मेरे पास 2 इंटू में 2 इंटू में मेरे पास क्या आ जाएगा 0। दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 0, तो 0 माइनस 0 मेरे पास 0 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आया वो 0 आ जाएगा इस तरीके से भाई। इसका मतलब मेरे पास कोई ना कोई एक वेक्टर बाकी 3 वेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब मेरे पास 4 के 4 वेक्टर एल आई नहीं है। एल आई नहीं है तो वो मेरे पास बेसिस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिस का पहला रूल होता है कि मेरे पास जितने भी सबसेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एल आई होने चाहिए भाई। तो इसका मतलब B3 के अंदर एल आई नहीं है, तो B3 मेरे पास क्या नहीं बन पाएगी भाई बेसिस। तो जो सा ऑप्शन आता है भाई वो देख लो। B1 और B2 तो बेसिस हैं बट नॉट B3। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं भाई इनकरेक्ट हैं। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे भाई दिसंबर 2016 के अंदर, पार्ट बी के अंदर। मेरे पास D1 ये दे रखा है भाई, और D2 मेरे पास ये वाला डिटरमिनेंट दे रखा है। उसके बाद D1 और D2 के अंदर क्या पूछ रहा है भाई रिलेशन पूछ रहा है। तो आसानी से हमें निकाल सकते हैं भाई डिटरमिनेंट। ऊपर वाले D1 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो वो मेरे पास फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लो भाई। तो मेरे पास क्या आ जाएगी A इंटू वाई जेड क्यू आर माइनस B इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स जेड पी आर प्लस करके C इंटू एक्स वाई पी क्यू। इस तरीके से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई। D1 की वैल्यू निकाल लो भाई। A इंटू में मेरे पास क्या आ गया वाई आर माइनस क्यू जेड माइनस B इंटू में एक्स आर माइनस पी जेड प्लस C इंटू में एक्स क्यू माइनस पी वाई। ये आ गया भाई, ठीक है। अब D2 का डिटरमिनेंट और निकाल लो, मीन्स D2 की वैल्यू और निकाल लो। D2 की वैल्यू निकाल लो, क्या है माइनस एक्स, फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लो भाई, माइनस बी ए माइनस सी आर। ये आ गया माइनस करके A इंटू में वाई क्यू जेड आर, और प्लस कर सॉरी माइनस करके फिर से P इंटू में वाई माइनस बी जेड माइनस सी। सोल्व आउट करो भाई, क्या आएगा माइनस एक्स इंटू में माइनस बी आर माइनस माइनस मेरे पास क्या आएगा प्लस सी ए। ठीक है, यहां क्या आ जाएगा भाई माइनस ए वाई आर माइनस जेड क्यू। यहां क्या आ जाएगा भाई माइनस पी माइनस सी वाई माइनस माइनस प्लस जेड बी। ये आ गया भाई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा एक सेकंड भाई, हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ क्यों आना चाहिए था भाई, तो ये वाली वैल्यू क्यों आनी चाहिए थी भाई, चेक कर सकते हो आप। चलो एक बार देखते हैं, और इसको ओपन करना पड़ेगा भाई, तब जाकर हमारे पास अच्छे से हमें समझ आ पाएगा भाई। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास क्या आएगा ए वाई आर माइनस ए
क्यू जेड माइनस बी एक्स आर माइनस माइनस प्लस बी पी जेड प्लस सी एक्स क्यू माइनस सी पी वाई। ये आ गया भाई। ठीक है, इसको और ओपन कर लो थोड़ा सा, यहां कर देता हूं भाई। माइनस एक्स बी आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बी आर माइनस एक्स सी क्यू माइनस ए वाई आर माइनस माइनस प्लस ए जेड क्यू माइनस माइनस प्लस पी सी वाई माइनस पी जेड बी। ये आ गया। देखना भाई क्या रिलेशन आ रहा है इसके अंदर। एक्स बी आर इसके अंदर है, एक्स बी आर इसके अंदर भी है भाई, बट वो नेगेटिव साइन के साथ है। किसके साथ है? माइनस साइन के साथ है। एक्स सी क्यू यहां माइनस साइन के साथ है, एक्स सी क्यू यहां प्लस साइन के साथ है। ठीक है, ए वाई आर यहां माइनस साइन के साथ है, ए वाई आर यहां प्लस साइन के साथ है, ए जेड क्यू यहां प्लस साइन के साथ है, ए क्यू जेड यहां माइनस साइन के साथ है। इसका मतलब मेरे पास सारी की सारी टर्म है, बट एक दूसरे के माइनस के साथ है। इसका मतलब जो D1 है वो मेरे पास किसके बराबर है? माइनस ऑफ D2 के। D1 किसके बराबर है? माइनस ऑफ D2 के बराबर है। तो इसका मतलब मेरे पास थर्ड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है भाई। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर इनकोरेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई जो भी मेरे पास D1 के अंदर टर्म थी वो हर टर्म मेरे पास D2 के अंदर है, बट किस साइन के साथ है? माइनस के साथ है। इसका मतलब जो D1 है, D1 की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे पास D2 के नेगेटिव के बराबर होगी भाई, D2 के नेगेटिव के बराबर होगी भाई। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर, कोई कंफ्यूजन? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा वेयर थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 31, देन a पावर ऑफ 2015 इक्वल्स ए के बराबर, आइडेंटिटी के बराबर, या कोस 13 थीटा साइन 13 थीटा माइनस साइन 13 थीटा, या कोस 13 थीटा के बराबर, या 0 1 माइनस 1 0 के बराबर। तो सुनो भाई, इसके अंदर अगर आप काम करना चाहो तो भाई काम भी कर सकते हो फर्दर, बट एक चीज नोट डाउन करो भाई। अगर मैं यहां मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का स्क्वायर का सम करता हूं, या हर रो या हर कॉलम के स्क्वायर का सम अगर करता हूं, वो अगर 1 के बराबर है, जैसे फर्स्ट रो किया ली हमने, इसके स्क्वायर का सम किया, स्क्वायर का सम मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा? 1 के बराबर। यहां मेरे पास क्या है? माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाएगा, और ये फिर से क्या हो जाएगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फिर से मेरे पास क्या आ जाए? 1 के बराबर आ गया। पहली बात तो हर रो के स्क्वायर का सम, हर रो के स्क्वायर का सम, फिर बोल रहा हूं
हर रो के स्क्वायर का सम 1 आ जाए। दूसरा, उनकी मल्टीप्लीकेशन, एक रो की दूसरी रो के साथ मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, और फिर सम कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वो वैल्यू 0 आनी चाहिए भाई। पहले क्या कर दी भाई हमने, मल्टीप्लीकेशन कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया भाई। दूसरा क्या कर दिया भाई हमने, सम कर दिया भाई, किसी एक रो को दूसरी किसी भी रो के साथ, और उसका जो सम है वो मेरे पास, ये दोनों काम करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो अगर 0 आ जाती है, जैसे यहां मेरे पास क्या है भाई, दो ही रो हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, कोस थीटा इनटू में माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होनी चाहिए भाई, ये जरूर ध्यान रखना इसके अंदर, उन रोज के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए भाई, और उसका सम अगर 0 आ जाता है, अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स है, तो वो मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है भाई। क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा, एक चीज और सुनो भाई, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल। अभी एक चीज और सुनो, मल्टीप्लीकेशन करके देखो इन दोनों की, डायरेक्ट रिजल्ट आप चाहो तो इस डायरेक्ट रिजल्ट के थ्रू भी जा सकते थे। यहां हमारे पास ए स्क्वेयर करके देखो क्या आएगा, ए स्क्वेयर अगर मैं करूंगा ए इंटू ए इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई करवा दो भाई, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, मल्टीप्लाई करवाना भाई, क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, कोस थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में साइन थीटा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाना भाई, क्या आएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहां मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस करके साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहां क्या आ जाएगा भाई, माइनस साइन के साथ साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, यहां क्या आ जाएगा भाई, माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। अब नोट डाउन करो भाई, क्या नोट डाउन करना है, वैल्यूज देखो क्या आएंगी भाई, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, पहले तो यहां देख लो भाई क्या आएगा, 2 कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यस और नो, क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा आपस में क्या करते हैं, कोम्यूट करते हैं, तो 2 कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। यहां क्या आ गया, -2 कोस थीटा साइन थीटा, और 2 कोस थीटा साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है भाई, sin 2 थीटा के बराबर, क्लियर है। यहां क्या आ गया भाई, कोस स्क्वेयर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर होती है, कोस 2 थीटा के बराबर। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है भाई, कोस 2 थीटा के बराबर। क्लियर है, क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई, कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहां क्या आ गया भाई, कोस 2 थीटा, ये आ गई। ठीक है, क्लियर है, बोलो यस और नो। यहां क्या हो रहा है, जब हमने 2 पावर की तो मेरे पास वो जो 2 है वो कहां उतर कर आ गया भाई, थीटा के साथ आ गया। 2 पावर कहां उतर के आ गई भाई, थीटा के साथ आ गई। अगर इसी तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करोगे तो जो ये a की पावर 2015 अगर हमने करना है तो वहां वो ये वाली जो पावर है वो कहां उतर कर आ जाएगी भाई, थीटा के साथ अप्लाई हो जाएगी। मींस a की पावर 2015 ये मैट्रिक्स बन जाएगी मेरे पास, देखो कोस 2015 थीटा साइन 2015 थीटा माइनस साइन 2015 थीटा कोस 2015 थीटा। अब यहां क्या कर दो, एक काम कर लो भाई, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो मेरे पास जो यहाँ कोस 2015 थीटा की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी, और फिर हम देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है। कर दो भाई ये काम। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करूं तो पहले वैल्यू निकाल देते हैं भाई एक साइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2015 इंटू में 2 पाई/31 आ जाएगा, कोस का एंगल या साइन का एंगल। इसको देखो क्या आएगा भाई, यहां से अगर मैं इसको यहां से भाई भाग दे लो भाई, आई थिंक मेरे पास 2015 31 से कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए भाई। 6×3 = 18, 6 पे चलाओ भाई, 6×1 = 6 और 6×3 = 18। यहाँ क्या बचा भाई, 10 में से 6 गए, सॉरी 11 में से 6 गए, 5 आ गया, और यहाँ क्या आ गया भाई, 9 में से 8 गए, 1 आ गया, 155 आ गया, 5 पर चला तो मेरे पास ये आ गया भाई 155। ठीक है, तो 65 आ गया, इसको कैंसल आउट करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 130 पाई आ गया भाई। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो मेरे पास कोस 130 पाई के बराबर है, 130 पाई। ठीक है, या आप चाहो तो भाई 2 को बाहर निकाल सकते हो, एक सेकेंड, 65 को बाहर निकाल सकते हो, इनटू में 2 पाई कर सकते हो। यहां भी क्या कर सकते हैं भाई, हम 65 को बाहर निकाल सकते हैं साइन के साथ, और 2 पाई को अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 65 बाहर 2 पाई अंदर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब मेरे पास से कोस 2 पाई पर क्या होता है, इसको अगर मैं वैल्यू देखूं तो कोस 2 पाई हो जाएगा, और कोस 2 पाई पर हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 के बराबर, और साइन की 2 पाई पर वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, तो ये मैट्रिक्स क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अच्छा, ये हमने डायरेक्ट ऐसे 2015 थीटा कैसे राइट कर दिया भाई, मैथमेटिकल इंडक्शन की सहायता से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं प्रूफ आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं भाई, ए स्क्वेयर करके मैंने दिखा दिया था
कि भाई यहाँ हमारे पास ये स्क्वायर कर रहे हैं तो कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा के अंदर ये मैट्रिसेस का स्क्वायर आ गया था। मतलब जो पावर है वो थीटा एंगल के साथ ज्वाइन हो गई थी भाई। क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी प्रकार का तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। यहां मेरे पास क्या दे रखा है, जे कोई भी अपने आप में एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है भाई, विद ऑल एंट्रीज वन, जिसकी सारी की सारी एंट्रीज हमारे पास क्या है भाई, वन है। उसके बाद क्या कर दिया भाई, एक बी मैट्रिक्स बना दी इस जे मैट्रिक्स का यूज करके, जो कि 3n क्रॉस 3n की है। जे अपने आप में मैट्रिक्स थी, फिर उस जे मैट्रिक्स का मेरे पास यूज करके क्या कर दी भाई, एक बी मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से। और वो बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 3n क्रॉस 3n की है। क्यों? क्योंकि जे मेरे पास क्या है भाई, n क्रॉस n की है। क्लियर है? यहां भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, यहां भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, और यहां भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी भाई। मतलब एक मेरे पास ब्लॉक मैट्रिक्स दे रखी है, और उसके बारे में बी के बारे में ये पूछ रहा है कि मेरे पास रैंक क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो जे मेरे पास किस टाइप से दे रखे है भाई, बी के अंदर जो मेरे पास मैट्रिसेस हैं, बी के अंदर जो मेरे पास मैट्रिसेस है वो जे है, एन क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसकी सारी की सारी एंट्रीज 1 1 1 है। इस तरीके से इसका मतलब जब मैं इसका रैंक निकालने जाऊंगा तो मेरे पास कितनी एल आई रोज मिलेंगी भाई, सिर्फ एक ही एल आई रोज मिलेगी। तो रैंक ऑफ जे मेरे पास किसके बराबर होगा भाई, एक के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है फर्स्ट रो के अंदर मींस बी के अंदर, इसके अंदर यहां तक जो रैंक आया वो 1 आ गया। अब मेरे पास जो जे की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। इसका मतलब जो ये 1 1 1 की पोजीशन है वो बीच में सेंटर में आ गई है। इधर भी कुछ मेरे पास जीरोज हैं, इधर भी मेरे पास कुछ जीरोज हैं, कुछ नहीं भाई, वो भी एन एन जीरोज हैं दोनों साइड। इसका मतलब है मेरे पास एक रैंक जे का यहां से आ जाएगा भाई, इस ब्लॉक से एक रैंक मेरे पास यहां से आ जाएगा भाई। तो मेरे पास टोटल रैंक कितने हो गए भाई, एक प्लस एक प्लस एक, कितना रैंक आ गया भाई, 3 रैंक आ गया। किसका? जे का। क्लियर है? 3 रैंक आ गया भाई मेरे पास। किस तरीके से निकाला है हमने, जे मैट्रिक्स का जो रैंक था वो कितना था, 1 था। अब जे मैट्रिक्स मेरे पास कहां कहां रखी हुई है, डायगोनल पर है, बट मेरे पास जो डायगोनल है वो कैसा है, रिवर्स, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, उल्टा है डायगोनल। देखो, इसका मतलब जो मेरे पास रैंक होगा, जे का रैंक यहां से निकाल लू, मीन्स जितने भी ब्लॉक्स हैं हर किसी का रैंक निकाल लो और उनका सम कर दो। ब्लॉक्स का मेरे पास क्या है भाई, रैंक 1 1 1 है तीनों का, तो सम करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो यहां से रैंक ऑफ बी मेरे पास 3 के बराबर हो जाएगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए मेरे पास कोई भी एन क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी भाई, विद ईच एंट्री इक्वल टू +1 या -1 और 0। हर एंट्री या तो +1 के बराबर है, या -1 के बराबर है, या 0 के बराबर है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, एवरी कॉलम
हैज एग्जैक्टली 1+1। हर कॉलम के पास एग्जैक्टली एक ही मेरे पास क्या है भाई, +1 है, और एग्जैक्टली 1 मेरे पास क्या है भाई, -1 है। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है भाई, वी कैन कंक्लूड दैट कि इनमें से रैंक ऑफ ए किसके बराबर होगा भाई। एक चीज मैं सबसे पहले आप लोगों को नोटिफाई करवा देता हूं भाई, मीन्स बता देता हूं कि मेरे पास जो रैंक ऑफ ए होता है वो मेरे पास इक्वल होता है भाई रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के, वो इक्वल होता है भाई रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के, वो रैंक इक्वल होता है भाई रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। जब ए मेरे पास रियल मैट्रिक्स हो, ये भी नोट डाउन करना भाई, ए मेरे पास रियल मैट्रिक्स हो तब ऐसा होता है। अच्छा, यहां मेरे पास एंट्री ही 3 है, +1 -1 और 0, और वो पूरी मैट्रिक्स के अंदर 3 ही एंट्री है और तीनों के तीनों रियल नंबर है। इसका मतलब मेरे पास ए मैट्रिक्स कैसी है भाई, रियल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज तो होगी भाई कि ये चीज होगी ट्रू। फिर अब सुनो, पहले क्या कर लो भाई, यहां से ए ट्रांसपोज इंटू ए कर लो। अगर वो नहीं करना चाहते तो भाई छोड़ दो, और तरीके से देखते हैं। इससे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें नहीं पता, +1 -1 दोनों साथ में आ गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, इससे ठीक नहीं रहेगा। एक्चुअल में तो है तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बट इससे ठीक नहीं है। एक काउंटर एग्जांपल ले लो, काउंटर एग्जांपल से कुछ ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर लेंगे। n क्रॉस m ऑर्डर की है ना मैट्रिक्स भाई, तो एक काम कर लेता हूं भाई मैं, यहां हमें क्या चाहिए, n-1 लेस देन इक्वल टू m भी है, तो एक काम कर लो भाई, 4 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लो। और मैट्रिक्स इस तरीके से, अच्छा 2 ही कॉलम है, 4 रोज हैं, 1 ले लिया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, -1 ले लिया, 0 और 0, 0 और 0, ये कर लो। ठीक है, देखो सारी की सारी एंट्रीज या तो +1 है या -1 है या 0 है। हर कॉलम के अंदर एक ही 1 है और एक ही -1 है। चेक करो, इस पूरे कॉलम में मेरे पास एक ही 1 है और एक ही -1 है, इस कॉलम के अंदर भी एक ही 1 है और एक ही -1 है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? अब सुनो, मेरे पास यहां अगर मैं रैंक की बात करूं, इस मैट्रिक्स का ए नाम दे देते हैं, तो रैंक ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो वो 1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमें इसको देखेंगे, ये आपस में जो मेरे पास 2 रो दे रखी हैं वो आपस में एलडी हैं। अगर ऊपर वाली रो में -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में सम कर दिया तो मेरे पास 0 आ जाएगा, और ऐसा हो गया तो मेरे पास वो कैसी रो होगी भाई, एलडी होगी, स्केलर मल्टीप्लाई के अंदर आ रही है। इसका मतलब मेरे पास एक ही नॉन जीरो रोज है, एक ही एल आई नॉन जीरो रोज है, तो मेरे पास रैंक ऑफ ए मेरे पास 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, मेरे पास n किसके बराबर था, 4 के बराबर, m मेरे पास किसके बराबर था, 2 के बराबर। अब रैंक ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर आया भाई, 1 के बराबर। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, देखो भाई मेरे पास क्या है, n-1 लेस देन इक्वल टू m आ जाएगा, n-1 करना भाई 3 हो जाएगा, और वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू 2 है, क्योंकि m की वैल्यू मेरे पास 2 है। क्या ये बात ट्रू है? नो no. मेरे पास 3 क्या होता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 होता है।
तो इसका मतलब है मेरे पास सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक एग्जांपल मिल गया जिसके अंदर मेरे पास n-1 ज्यादा है किससे, m से। इसका मतलब मेरे पास उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल हो गया। काउंटर एग्जांपल हो गया तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। क्या यहां मेरे पास जो n है वो लेस देन इक्वल टू m है? नहीं। 4 मेरे पास 2 से छोटा नहीं है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गया। क्या यहाँ जो रैंक ऑफ ए है वो एम के बराबर है? नहीं, क्योंकि रैंक ऑफ ए 1 आया और एम मेरे पास 2 के बराबर है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी मेरे पास गलत हो गया। अब एग्जाम में बैठा हूं तो मेरे पास 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मैं फोर्थ को टिक कर दूंगा। फोर्थ को क्या कर दूंगा भाई, टिक कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो भाई इसका, तो आप जर्नल मैट्रिक्स उठा लो। कोई भी एन क्रॉस एम ऑर्डर की जर्नल मैट्रिक्स उठा लो, वहां से आप उसका प्रूफ देख देख सकते हो। जर्नल मैट्रिक्स लोगे इसी तरीके से, तो मेरे पास किसी न किसी एक पॉइंट पर, अच्छा एक चीज नोट डाउन करो, यहां मेरे पास क्या हो रहा है भाई, हर रो के अंदर हर कॉलम के अंदर एग्जैक्टली +1 है और एग्जैक्टली 1 - 1 है। अगर मैं कॉलम का सम करूं तो मेरे पास 0 आ जाएगा। हर कॉलम का सम मेरे पास क्या होगा, 0 होगा। हर कॉलम का सम हमारे पास क्या होगा, 0। क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? अब सुनो, हर कॉलम का अगर मेरे पास 0 है, सम 0 है, तो मेरे पास वहां, अगर मैं बात करूं इसके नल स्पेस के अंदर, तो मेरे पास क्या होगा भाई, एक्चुअल में क्या होता है, ax = 0। जहां जो x है वो मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, नॉन जीरो होना चाहिए। तो x मेरे जो भी मेरे पास ax = 0 बनता है, तो x मेरे पास किसके अंदर चला जाता है भाई, नल स्पेस के अंदर चला जाता है। अब नल स्पेस के अंदर एक चीज ध्यान से देखो, x का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है भाई, ए का ऑर्डर होता है हमारे पास n×m है, तो x मेरे पास किस ऑर्डर का है, m×1 का। और फिर 0 मेरे पास किस ऑर्डर का होता है, n×1 ऑर्डर का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इनमें से कोई एक m मेरे पास क्या है, नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारे के सारे कॉलम्स की अगर मैं इमेज भेज रहा हूं, RNA सॉरी rm से rn पर अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम फॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे पास सारी, अच्छा, क्या हम इस तरीके से जा सकते हैं भाई? वैसे तो काउंटर एग्जांपल से हमारा क्वेश्चन तो हो गया, ठीक है कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आ गया। अच्छा, ठीक बात है, हम इस तरीके से जा सकते हैं वैसे। रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर मैं ए ट्रांसपोज देखूं, ए ट्रांसपोज करूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि उसके मेरे पास जो भी कॉलम्स हैं उनका सम भी मेरे पास 0, किसी न किसी सारे के सारे कॉलम्स का सम भी मेरे पास 0 के बराबर होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अगर ऐसा बोल सकते हैं तो हमारा हो जाए काम हो जाएगा। A × A ट्रांसपोज मेरे पास किसके बराबर बनेगा भाई, n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। उसमें से मेरे पास अच्छा,
ए ट्रांसपोज ए मेरे पास किसकी बराबर बनेगी भाई, एम क्रॉस एम ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास से। अभी ये क्या नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होती तो फिर हम इजीली बोल सकते थे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तब हमारे पास थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। वैसे तो सारे के सारे कॉलम मेरे पास क्या है भाई, जो कॉलम्स हैं वो क्या आया है भाई, कॉलम से सारे के सारे कॉलम्स का मेरे पास जो सम है वो 0 आया है। अगर ये चीज हम बोल सकते हैं कि ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए, इनके किसी सारे के सारे कॉलम्स का या सारी के सारी रोज का मेरे पास जो सम है वो भी 0 है, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज है वो मेरे पास क्या होगा भाई, लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। या फिर यहां से हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए मेरे पास है। अच्छा, एन और एम में से जो बड़ा होगा भाई उसको रिमूव कर देंगे, तो यहां से भी मेरे पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। तब तो हम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार आप करके देख लेना, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा, अगर ऐसा हो जाता है तो। या फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसके अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या आ रहा है भाई, सारे के सारे कॉलम्स का जो सम है वो 0 आ रहा है। अगर मेरे पास सारे के सारे कॉलम्स का सम 0 आ रहा है तो इसका मतलब आर एम का कोई एक वेक्टर है जो कि मेरे पास किस पर मैप हो रहा है, जो कि खुद नॉन जीरो है, बट मैप किस पर हो रहा है भाई, 0 पर मैप हो रहा है। यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो मेरे पास रैंक है वो m माइनस वन, या फिर हमें ये बोल सकते हैं कि वो n माइनस वन से छोटा ही होगा भाई। ठीक है, या उसके बराबर होगा भाई, ये हम बोल सकते हैं। क्लियर है? फिर भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। वैसे काउंटर एग्जांपल की सहायता से भाई हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लिया भाई। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आर। हम क्या देख रहे हैं भाई, हम आर से आर पर हमारे पास सेट ऑफ फंक्शंस का क्या दे रखा है भाई, वेक्टर स्पेस दे रखा है भाई। ठीक है, आर से आर पर जितने भी फंक्शंस हैं उन सब का सेट ऑफ जो फंक्शंस बनेंगे वो मेरे पास क्या फॉर्म करते हैं भाई, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, वेक्टर स्पेस। अब क्या दे दिया भाई, S1 दे दिया भाई। S1 के अंदर वो फंक्शंस हैं जिनकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 3f(x) इक्वल टू 0 मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। S2 के अंदर क्या है भाई, वो फंक्शंस हैं जिनकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 3gx पर 1 के बराबर आती है भाई। S3 के अंदर वो फंक्शंस हैं भाई जिनकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 3hx पर मेरे पास एग्जिस्ट करती है भाई। फिर हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा भाई इस वेक्टर स्पेस का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाए तो काम चल जाएगा हमारे पास। तो देखो भाई, पहले के अंदर तो क्या है, अच्छा सबसे पहले तो जीरो वेक्टर देख लेते हैं क्या इसके अंदर जा रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स की जगह 0 रखो, क्या वो मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है? यस आ रहा है भाई, ये लिमिट मेरे पास 0 के बराबर आएगी। इसका मतलब 0 मेरे पास S1 के अंदर लाई कर गया, 0 किसके अंदर लाई कर गया, S1 के अंदर। नेक्स्ट के अंदर क्या करेंगे भाई, अब एडिशन कर लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स आ गया भाई, उसकी वैल्यू 0 आ रही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 जी एक्स आ गया भाई, उसकी लिमिट भी 0 आ रही है। बीच में एडिशन डाल दो, एडिशन पर मेरे पास लिमिट सेम पॉइंट पर है तो ऐड हो जाती है। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ एक्स प्लस जी एक्स, इधर क्या है 0 प्लस 0 0,
तो इसका मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स भी किसके अंदर चला गया भाई। अच्छा एक सेकंड भाई, ये वाली लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तभी तो हम बता पाएंगे। अगर ये वाली लिमिट मेरे पास जीरो के बराबर आ गई तब हम बता पाएंगे कि ये वाला एलिमेंट मेरे पास जीरो S1 के अंदर चला गया। तो लिमिट इस तरीके से ली, उसके बाद लिमिट को हम ओपन कर सकते हैं भाई। तो मेरे पास ये लिमिट इस तरीके से ओपन हो सकती है भाई, लिमिट, यहां प्लस हटा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3f(x) प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3g(x), इस तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। ये वाली लिमिट मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी भाई, जीरो के बराबर। ये दे रखी भाई, ये वाली लिमिट भी जीरो के बराबर है, तो ये मेरे पास जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो मेरे पास किसके अंदर चला गया, S1 के अंदर लाई कर गया। और ये था क्या, इन दोनों का सम, आर्बिट्रेरी फंक्शंस का सम। वेक्टर एडिशन हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो भाई, अल्फा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 है वो मेरे पास जीरो के बराबर है। इस पर लिमिट अप्लाई करना भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 अल्फा एफ ऑफ एक्स, अल्फा मेरे पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ये लिमिट किस पर अप्लाई हो जाएगी भाई, एफ ऑफ एक्स पर अप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स मेरे पास जीरो के बराबर है, अल्फा इंटू जीरो मेरे पास जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अल्फा एफ ऑफ एक्स किसके अंदर लाई कर गया, S1 के अंदर। और वो क्या था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई कर गया, जीरो एलिमेंट भी उसके अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब S1 क्या हो गया, सबस्पेस हो गया, S1 सबस्पेस हो गया। या ये बोल सकते हैं कि S1 अपने आप में वेक्टर स्पेस बन गया, ठीक है। S2 के अंदर देखो भाई, पहली बात तो जीरो वेक्टर ही देख लेते हैं, क्या जीरो फंक्शन इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, जीरो की लिमिट मेरे पास जीरो आई, वो वन तो नहीं आई, वन नहीं आई तो वो मेरे पास डज नॉट बिलोंग्स टू S2, ठीक है। इसका मतलब जीरो फंक्शन मेरे पास S2 के अंदर नहीं जा रहा। जीरो फंक्शन सबसे पहले तो सब स्पेस के लिए जीरो फंक्शन ही मेरे पास जाना चाहिए था। इसका मतलब S2 मेरे पास क्या नहीं बनेगा, सब स्पेस नहीं बनेगा। S3 पर बात कर लेते हैं, वहां क्या क्या रहेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3h(x) एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये वाली लिमिट देखो, जीरो मेरे पास जीरो के बराबर आ रही है, फाइनाइट आ रही है, तो मेरे पास ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये S3 के अंदर जा रहा है। इसका मतलब जीरो फंक्शन मेरे पास क्या गया भाई, S3 के अंदर चला गया। आगे देखो, अब ये मेरे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वेक्टर एडिशन के लिए। ये वाली जो लिमिट है वो भी हमारे पास क्या कर रही है भाई, एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर है। ये वाली लिमिट के बारे में पता करना है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो सुनो, लिमिट को हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओपन कर सकते हैं। ये लिमिट मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी, यहां दे रखे है ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, तो यहां भी एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट आएगी, यहां भी एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आएगी, ठीक है। इसका मतलब इनका जो सम होगा वो भी क्या करेगा भाई, एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है, कोई डाउट। इसका मतलब ये वाली कंप्लीट लिमिट भी एग्जिस्ट करगी, इसका मतलब ये मेरे पास S3 के अंदर लाई कर गया। अल्फा एफ ऑफ एक्स के अंदर देख लो, ये वाली लिमिट मेरे पास किस क्या कर रही है भाई, एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, अल्फा एफ ऑफ एक्स किया, उसके बाद लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई कर लो, क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 अल्फा एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अल्फा मेरे पास स्केलर है तो बाहर आ गया, लिमिट किस पर अप्लाई होगी, एफ ऑफ एक्स पर। और मेरे पास ये जो लिमिट है वो क्या कर रही है, एग्जिस्ट। इसका मतलब अल्फा इंटू दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्लियर है।
क्लियर है? इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, ये वाली चीज अल्फा एफ ऑफ एक्स भी किसके अंदर चला गया, S3 के अंदर। तो S3 भी मेरे पास क्या बन गया, सब स्पेस बन गया भाई, सब स्पेस बन गया S3 भी। तो अपने आप में क्या हो गया, वेक्टर स्पेस। तो S1 और S3 तो मेरे पास है वेक्टर स्पेस है अपने आप में, और S2 नहीं है। तो मेरे पास क्या है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं भाई, इनकरेक्ट है। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे भाई। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था भाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू कमिंग वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।